चलो पढ़ना स्टार्ट करें। इस तरफ के फैंस चलवा दो, पीछे तक। हाँ बोल रहे हैं बेटा चलाने के लिए। चलो कल क्या पढ़ा था? चैप्टर पूरा हो गया था। कल हमने बातचीत की थी हरियाणा के जिले। हरियाणा में कितने ज़िले हैं प्रेजेंट में? ये 22 ज़िले कब बने थे अलग अलग टाइम पर? 1966 और 1989 में इकट्ठे एक सीरीज से ज़िले बने थे। यहाँ 7 और 1989 में 4। 7 और 4 कितने हो गए? 11। यानी आधे ज़िले तो सिर्फ 2 साल में बन गए, फिर बीच में ब्रेक आते रहे और ज़िले बनते रहे। 1972, 73, 75, 79 यहाँ एक ब्रेक आया था। 12वां ज़िला कौन सा था ये? फरीदाबाद। 75 में बना था सिरसा और 22 दिसंबर 72 को सोनीपत और भिवानी, ये था कुरुक्षेत्र। इस ब्रेक के बाद जो बने थे KRPY, इसके थे घर JKM और यहाँ KRPY। वाई से पूरे राज्य में एक ही ज़िला है यमुनानगर। P से पलवल है या पानीपत है ये? हाँ, क्योंकि पलवल आप आगे जाके 2008 में पढ़ेंगे। R से रेवाड़ी, एक रोहतक भी है लेकिन वो स्टार्टिंग में बन गया था। K का मतलब यहाँ कैथल, पहले करनाल था, फिर कुरुक्षेत्र, फिर कैथल। इसके बाद ये 7 तुम्हें पता ही है, गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और M मतलब महेंद्रगढ़। फिर एक 10 साल के ब्रेक के बाद धीरे धीरे फिर जल्दी जल्दी बने 1995, उसके बाद 1997, ये 5 से पंचकुला और ये 79 का उल्टा तो फतेहाबाद और झज्जर, ये ज़िले बने। इनकी डेट्स लगभग की 15 अगस्त या 1 नवंबर हैं। कुछ प और फ वाले हैं, जैसे अगर इनको देखें तो ये दिसंबर के हैं, 22 दिसंबर। ये 75 वाला 23 जनवरी, ये 1 सितंबर। अगर पेपर में 1 सितंबर ना मिले तो फिर 26 अगस्त भी मिलेगा। 26 अगस्त दोनों मिल जाएं तो विकिपीडिया पे इसके साथ जाना। उम्मीद नहीं है दोनों मिलने की, वरना फिर डिस्प्यूट होगा, लोग फिर कोर्ट में केस करेंगे, फिर दिक्कत रहेगी। अगर ये नहीं मिलता 1 सितंबर तब इसके साथ चले जाना। वैसे ज़्यादा चांसेस इसके हैं, ना मिले तो फिर वो भी तैयार रखना। फरीदाबाद फ से स्टार्ट है 15 अगस्त, पंचकुला भी 15 अगस्त, फतेहाबाद और झज्जर 1 महीना पहले आज़ादी से 15 जुलाई। ये 2 15 जुलाई के हैं, बाकी 15 अगस्त के हैं। ठीक है, इससे पहले वाले हमें पता ही हैं 1 नवंबर। तो पहले फटाफट से इसको मैप में पढ़ लेते हैं, इन केस आ जाए तो। जहाँ देखो लास्ट में ज़िलों का परिचय दिया होगा, कहीं पर ज़िलेवार परिचय लिखा होगा हर एक ज़िले के बारे में, वही मैप में है। ये पेज नंबर 209 पर है, 209, 209, 209 पेज पर देखो हरियाणा की राजनीति लिखी हुई है। यहीं अगले पेज पर आ जाओ, राजनीति से अगले पेज पर 210 पेज पर मिल गया एक मैप। तुम में से कितने लोगों का CET सेकेंड पेपर है अब जुलाई में? कुछ ही लोगों का होगा, क्योंकि बहुतों ने CET दिया ही नहीं होगा। करंट अफेयर्स पे काम कर लेंगे, सब लोगों के लिए नहीं, क्योंकि सबके समझ में भी नहीं आना। जिनका CET का सेकेंड पेपर है जुलाई में, इन लोगों ने CET का फर्स्ट पेपर पिछले साल पास किया होगा, तब बहुत डिटेल से सारी हरियाणा जीके पढ़ रखी है। उन लोगों को करंट अफेयर्स जल्दी समझ में आएगा। जो अब पढ़ रहे हैं इस बैच में, ये थोड़ा स्लो बैच है, क्योंकि इसमें वो लोग बैठे हैं जिनको कुछ नहीं पता, जिन्होंने कोई पेपर नहीं दिया या जो पहली बार सीख रहे हैं। इन लोगों का करंट अफेयर्स में कराऊंगी अगस्त के लास्ट में 15 दिन के लिए, तभी हमें समझ में आएगा। ऐसे समझ नहीं आता कि चलते चलते कुछ भी पढ़ लिया। जिन लोगों
लोगों ने पेपर सीईटी का फर्स्ट पास कर रखा है, उन्होंने पिछले पूरे साल हरियाणा जीके पढ़ी थी, उन्होंने करंट अफेयर्स भी सितंबर अक्टूबर तक की पढ़ रखी है, उनकी करंट अफेयर्स अब मैं पढ़ा दूंगी। कमिंग मंडे से कोशिश करेंगे, मंडे से और फ्राइडे तक एक स्पेशल बैच में सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे हरियाणा की। वो सबके लिए नहीं होगा, सुबह का ये बैच ऐसे का ऐसा चलेगा जिसमें हम सुबह पढ़ रहे हैं इसी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन सीईटी सेकेंड पेपर वालों के लिए एक स्पेशल 1 घंटे की क्लास या फिर 2 से 3 में या 3 से 4 जैसी पॉसिबल होगी वैसा मैं पढ़ा दूंगी, करंट अफेयर्स करा दूंगी। वो करंट अफेयर्स इस बैच में हम अगस्त और सितंबर में पढ़ेंगे, क्योंकि तब तक हमें हरियाणा समझ में आ गया होगा, वो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कई बच्चों के मैसेजेस थे करंट अफेयर्स कब करेंगे, तो करंट अफेयर्स अगले हफ्ते स्पेशल करंट अफेयर्स का बैच रहेगा, सिर्फ उनके लिए है जिनका सीईटी सेकेंड पेपर है। जिनका सीईटी सेकेंड पेपर नहीं है वो चिंता ना करें, उनके पास अभी 2-3 महीने हैं, पहले इस किताब को पढ़ेंगे, फिर करंट अफेयर्स में लास्ट में अपने आप 15 दिन में करा दूंगी। ठीक है, अब कन्फ्यूजन में मत रहना, सीईटी सेकेंड जिनका है उनके लिए मंडे से स्पेशल हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास होगी, बाकी हरियाणा जी के जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा। चलो अब आ जाओ पेज नंबर 210 पर। हरियाणा में जिला निर्माण एक मैप के थ्रू दिया गया है, नीचे एक टेबल भी बना हुआ है, हमारे काम का ये मैप भी और टेबल भी। पहले टेबल से पढ़ लेते हैं। हरियाणा में जिला निर्माण की प्रमुख तिथियां, सबसे पहली लाइन में देखो 1 नवंबर 1966, कितने जिले लिखे होंगे? 7। क्या ट्रिक है इनका? घर जेके में, यहाँ अपने आप लिख लो GHAR JKM, ये 7 जिले हैं घर जेके में हमारे स्टार्टिंग में। M मतलब महेंद्रगढ़, J मतलब जींद, K मतलब करनाल, पहले करनाल बना, फिर कुरुक्षेत्र, फिर कैथल। अगला पढ़ो, 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले बने, एक भिवानी और एक सोनीपत। 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र बना, करनाल तो ऑलरेडी था ही। 26 अगस्त के पास 1 सितंबर भी लिख लो, 1 सितंबर, ये लिखते चलना जो बताए जा रहे हैं। 1 सितंबर 1975 इसी के पास जहाँ 26 अगस्त लिखा है सिरसा। 15 अगस्त 1979 फरीदाबाद, इसका कई बार नंबर पूछ लेते हैं कौन सा जिला है, वैसे तो कोई भी गिन के बता देगा लेकिन टाइम खराब नहीं करना इसलिए इसको याद रखना है 12वां, इसके बाद एक ब्रेक आया था 12वां जिला। फिर 1 नवंबर 1989 KRPY लिख लो यहाँ, KRPY, कृपा हुई हमारे ऊपर, और 1989 के जनरल इलेक्शन में सबने हिस्सा लिया वोटिंग में, जिनकी उम्र कितनी थी? 18 साल, तो ये KRPY। 15 अगस्त 95 को पंचकुला, 15 जुलाई 97 को F और J, 79 में क्या था? फरीदाबाद, और 97 में फतेहाबाद, उल्टा कर दिया ये हमने डिजिट इसका, फतेहाबाद के साथ झज्जर। 4-4-5 को बना मेवात, 15 अगस्त 2008 को बना पलवल, और 1 दिसंबर के पास यहाँ लिख लो 16 नवंबर। 16 नवंबर को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था कि भाई जिला बन गया, फिर कागजों में लिखत पढ़त तुम ढूंढोगे तो वो एक मिलेगा 1 दिसंबर 2016। विकिपीडिया पे चेक करोगे तो भी 1 दिसंबर, पर ऑफिशियली जो कह दिया था सरकार ने, जो लिखत आ गया था कि भाई बन गया है जिला, ये काम शुरू करेगा, वो 16 नवंबर को आ गया था। ठीक है, अब आ जाओ इस मैप पर। सबसे ऊपर देखो पंचकुला, क्या डेट लिखी है पंचकुला के पास? 15 अगस्त 1995। अब आ जाओ उसके बाद अंबाला, अंबाला के पास लिखा है 1 नवंबर, इसका मतलब ये स्टार्टिंग का जिला था। साइड में यमुना नगर देखो, KRPY, कृपा हुई थी ना 1 नवंबर 1989 को, यमुना नगर की पट्टी को नीचे तक ले जाएंगे। करनाल कब बना? स्टार्टिंग से था 1 नवंबर 66। पानीपत 1 नवंबर 89 को, लेकिन फिर पानीपत फिर अलग हो गया था, अब पहले अलग हुआ फिर जुड़ा फिर अलग हुआ था, पानीपत इकलौता ऐसा जिला है। सोनीपत बना था 22 दिसंबर 1972 भिवानी के साथ साथ। इसके बाद रोहतक की पट्टी देखो, 1 नवंबर 66, पहले दिन से था रोहतक। झज्जर 79 का उल्टा किया था हमने फरीदाबाद का F और J के लिए, तो कब बना ये? 15 जुलाई 97। गुड़गांव पहले दिन से हमारे पास था 1 नवंबर 66। फरीदाबाद 12वां जिला था 15 अगस्त 1979। पलवल 15 अगस्त 2008। मेवात 4-4-5। रेवाड़ी के पास लिखा है 1 नवंबर 1989, जब कृपा हुई थी ना हमारे ऊपर तब रेवाड़ी बना था। महेंद्रगढ़ 1 नवंबर 66, पहले दिन से था हमारे पास।
चरखी दादरी सबसे नया बना 1 दिसंबर 2016 और नोटिफिकेशन ऑफिशियल हो गया था 16 नवंबर 16 में। इसके बाद भिवानी सोनीपत के साथ बना 22 दिसंबर 72। हिसार 1 नवंबर 66 पहले दिन से था। 15 जुलाई 97 से फतेहाबाद काट के बनाया था हिसार में से। और सिरसा बना 26 अगस्त, अगर ये नहीं मिली तो 1 सितंबर, दोनों मिल गई तो 1 सितंबर, यहाँ लिख लो ये 1 सितंबर 75 मैप के पास। इसके बाद ऊपर घूम जाओ, जींद लिखा है 1 नवंबर 66 पहले दिन से था। सबसे छोटा था जब हम बने थे तब ये जिला जींद। आज ये कितने जिलों से घिरा हुआ है? 7। HRSPKKF, कौन से के हैं ये? कैथल और करनाल, क्योंकि देखो ऊपर कैथल करनाल ही टच है इससे, और ऊपर फिर जींद को टच करता है पंजाब का संगरूर जिला। जींद बना था स्टार्टिंग से। कैथल बना 1 नवंबर 1989 जब कृपा हुई हमारे ऊपर, KRPY। इसके बाद कुरुक्षेत्र बना 23 जनवरी 1973 और अंबाला तो स्टार्टिंग से था 1 नवंबर 66। सारी डेट समझ में आ गई। 4-4-5 को क्या बना और 16-11-16 में क्या नोटिफिकेशन था, फिर ये आके अस्तित्व में आया 1 दिसंबर को। 1 सितंबर और 26 अगस्त 2 डेट किसकी मिलती हैं? हाँ, सिरसा का सन क्या है? 12वां जिला क्या बना? तो इसका मतलब 11वां जिला क्या बना होगा? सिरसा। सारे गिनने की जरूरत नहीं है, 12वें के बाद ब्रेक आया था उसको याद रखना, उससे एक कम ज्यादा अपने आप तुम्हें आ जाएंगे। ये टेबल हमारा पूरा हुआ। अब आ जाओ इससे पिछले पेज पर। ब्रीफ इंट्रोडक्शन है हर एक जिले का। कितने जिले हैं हमारे यहाँ? 22। हाँ, ABC से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सारे कवर कर लेंगे। पहले बोर्ड पे थोड़ी थोड़ी बातें सुन लो, जब पहली बार पढ़ें तो कुछ बेसिक बातें हर एक को आनी चाहिए। जैसे सबसे पहले A से क्या स्टार्ट होगा? अम्बाला। ध्यान से सुन लो बेसिक बातें जो हर किताब में, हर पेपर में आने के चांसेस है, लिखी है हर किताब में। अंबाला हरियाणा में एक ऐसा शहर है जिसका अपना दुनिया में नाम है। अंबाला की पहचान था, एक तो ये कौन सी सिटी थी? मिक्सी। एक कहते हैं यहाँ पे काला अम्ब के नाम पर आम का कोई पेड़ था, पता नहीं मान्यता है कि कुछ है। कई लोग कहते हैं कि युद्धों की भूमि के चलते इसका रंग काला पड़ गया था, जैसा भी रहा होगा। काला अम्ब के नाम से, काला आम का पेड़ था कोई, उसके नाम पे कुछ लोग कहते हैं इसका नाम अंबाला पड़ा। अंबाला जो है ना, ये कैंट एरिया के कारण ज़्यादा फेमस है। और कैंट एरिया अंग्रेज़ों ने 1843 में इसमें ट्रांसफ़र किया। पहले बनाया था करनाल, लेकिन फिर 1841 में वहाँ मच्छर वाली बीमारी फैल गई बारिश में, फिर ये चले गए ऊपर। आज भी नॉर्थ जो अपना ये रेलवे है ना, नॉर्दर्न रेलवे, इसका हेडक्वार्टर जो डिविजनल हेडक्वार्टर है वो अंबाला में पड़ता है। अंबाला सिटी और अंबाला कैंट को मिलाकर ट्विन सिटी भी या जुड़वा शहर भी कह देते हैं। तो हरियाणा के 2 शहर इकट्ठे जुड़वा शहर कौन कौन से हैं? अंबाला सिटी और अंबाला कैंट एरिया। अंबाला में बहुत सारे उद्योग धंधे भी विकसित थे और अंबाला ने खूब पैसा कमा के हरियाणा को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में बहुत मदद की थी। यहाँ ऐतिहासिक स्थल भी हैं कई, जहाँ आज भी लोग घूमने फिरने जाते हैं। तो जब भी अंबाला का नाम आए तो पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा है, पैसे में भी बढ़िया है, एडवांस्ड शहर है। और पंचकुला से सीमा लगती है हमारे सिर्फ एक जिले की, किसकी? अंबाला की। पंचकुला इकलौता टच करता है राजधानी को। पंचकुला, ये पंचकुला नहीं, अंबाला सुन लेते हैं, पंचकुला बाद में पढ़ लेंगे। तो अंबाला की 4-5 बातें याद रखना बस। एक तो शिवालिक की रेंज पड़ती है यहाँ, काला आम का पेड़ था कोई, अंबाला ऐतिहासिक अम्ब, कहते हैं कुछ लोग अम्ब राजपूत थे, उन लोगों ने बसाया था, इसीलिए कहावत है या पता नहीं सच है कि झूठ है, इस कारण इसका नाम अंबाला पड़ा। कुछ कहते हैं अंबालिका नाम का जो कैरेक्टर भीष्म पितामह के साथ जो पुराना जुड़ा था, ये 3 बहनें थी ना अंबालिका वगैरह, उस कारण भी इसका नाम क्या पड़ा? अंबाला। आज अंबाला हरियाणा में पैसे भी कमा के देता है और वैसे भी एक अच्छा बसाया हुआ शहर है। तो मेन सी बातें देख लो क्या कुछ खास है अंबाला में। पहला ही पॉइंट देखते हैं, हरियाणा 1 नवंबर 66 को अस्तित्व में आया। उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? 7। घर JK मेल, आगे पढ़ना। अंबाला, जींद, करनाल, हिसार, रोहतक, गुड़गांव, महेंद्रगढ़। 1 दिसंबर 2016 को, 1 दिसंबर को लिखित में आया, ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट 16 को। चरखी दादरी जिले के गठन के कारण 22वां जिला बन गया। अब 22 जिले हैं जिनमें पहला अंबाला टिक कर लो, 1 नवंबर 66।
यहाँ पे अम्बाला में एक सीट भी बड़ी फेमस है। कौन सी सीट? हाँ, एमपी की कौन सी सीट है? एससी रिजर्व। अम्बाला में एक तो फेमस है एयरफोर्स स्टेशन। एयरफोर्स स्टेशन वैसे तो कई हैं आपके, लेकिन दो फेमस हैं, एक अम्बाला और एक सिरसा, और इन्हीं दोनों की रिजर्व्ड सीट है शेड्यूल कास्ट की, एमपी की। एमपी की कितनी सीटें हैं? 10। लोकसभा की 10 सीटें, जिनमें से 2 रिजर्व्ड हैं। कहाँ कहाँ की? अम्बाला और सिरसा। इन दोनों में ही कौन सा स्टेशन पड़ेगा? एयरफोर्स। दोनों की रिजर्व्ड सीटें, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। पढ़ के देखो अब ये अम्बाला क्या कह रहे हैं। बना था 1 नवंबर 66 को, एरिया 1574 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद मुख्यालय सेम है इसका, अम्बाला। तहसील इसकी अम्बाला है। नारायणगढ़ इम्पॉर्टेंट है। साहा बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी साहा का नाम आएगा, साहा में एक बड़ा फूड पार्क है। आपके हरियाणा में क्योंकि मिट्टी उपजाऊ है, गेहूं बहुत बढ़िया होता है, यहाँ बिस्किट, रस्क और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती है। तो साहा को डेवलप किया गया अम्बाला में कि यहाँ फूड पार्क बनाते हैं। फूड पार्क क्या होता है? एक बड़ा सा एरिया, इसके आगे मेगा और लिख देना, मेगा फूड पार्क। एक बड़ा एरिया जहाँ जाके किसान अपनी ट्रॉली भर भर के गेहूं ले जाएंगे। यहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी हुई हैं, इनमें ले जाके अपना गेहूं, और गेहूं से फिर ये फैक्ट्रीज अपने आप इसको मैदा कन्वर्ट कर लेंगी। इस मैदा से फिर ये बिस्किट, ब्रेड और इस तरह की चीज़ें बना देंगी। तो जहाँ कच्चा माल से फिनिश्ड प्रोडक्ट या कोई खाने वाने की चीज़ें बन जाएं और वो मेनली खाने से संबंधित हों, तो इसको क्या नाम दिया जाता है? मेगा फूड पार्क। हरियाणा में मेगा फूड पार्क बनाना इसीलिए आसान है क्योंकि यहाँ खेती का उत्पादन, खाद्यान्न बहुत ज़्यादा है। जैसे गेहूं और क्या है यहाँ? चावल। तो चावल से ढेर चीज़ें बन सकती हैं गेहूं से, इसलिए फूड पार्क डेवलप कर दिए गए। तो कहाँ डेवलप किया? साहा, साहा अम्बाला। यहाँ लिख लो फूड पार्क। अब तो कई बन गए हरियाणा में। खंड पढ़ लो, इसके ब्लॉक पढ़ेंगे, सिर्फ नाम पढ़ लो। नारायणगढ़ है और साहा है। शहजादपुर और ये बराड़ा, ये ऐसे बहुत सारी आ जाती हैं, तहसीलों में भी इनके नाम आएंगे। जनसंख्या इनकी 11 लाख प्लस थी। सारी याद नहीं कर सकते, बस आइडिया रखना 11 लाख से ज़्यादा। इसके बाद लिंगानुपात हर एक का नहीं याद करना, सबसे कम और ज़्यादा पढ़ेंगे। साक्षरता अच्छी है, ये टिक कर लो, खूब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, 81%, 81.75, तो लगभग 82% लोग पढ़े लिखे हैं। जनघनत्व इनका ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तुम्हारे बहुत ज़्यादा और कम के बीच में क्या क्या था? 303 से 2442, तो सब इसके बीच में ही रहने हैं। ये कितने पर है? 700 कुछ पर, ठीक ठाक सा है, बहुत कम भी नहीं है बहुत ज़्यादा भी नहीं है। पूछेंगे नहीं, एक एक का नहीं याद हो सकता। अम्बाला ज़िला राज्य और देश की राजधानी से नेशनल लिखा है अपना हाईवे नंबर 1। अब इस नंबर 1 का हम सब जानते हैं 44 नंबर है, यहाँ लिख लो। अब NH44 बन गया, ये देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे बन गया ना 44, ये GT रोड था। आगे पढ़ो। अम्बाला की नदियां हैं मारकंडा, मार्कंडेय ऋषि के नाम पर है। एक टांगरी या टांगड़ी भी लिख देते हैं इसको। घग्गर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये सहायक नदियां। इसमें पर्यटन स्थल बहुत आते हैं, किंगफिशर घूमने फिरने की जगह। एक लिखा है नौगजा पीर, ये एक्चुअल में एक अम्बाला में था, पर बाद में जब कुरुक्षेत्र बना तो फिर ये कुरुक्षेत्र में गिना जाता है। थोड़ा सा सुन लो। कहते हैं इराक से एक बहुत पहले कोई पीर बाबा आए थे जिनकी बहुत ज़्यादा ऊंचाई थी। उनकी हाइट कहते हैं 27 फीट थी। अगर साइंटिफिकली देखें तो इतना लंबा आदमी हो नहीं सकता, पर ऐसा माना जाता है कि सच में इतने लंबे थे। 8 मीटर इनकी हाइट थी। और जब ये यहाँ आए तो ये कई जगह घूमे थे। जब ये यहाँ हरियाणा में रुके, इसके बाद ये यूपी वगैरह साइड में गए थे, वहाँ सब जगह इनकी पीर मजार मिलती हैं इस पीर की। तो इराक से आने वाले इनके लिए हमने इनकी हाइट के नाम पर 9 गजा, ये पीर के नाम पर फेमस हो गए। 1 गज में होते हैं 3 फीट, तो 27 फीट अगर देखो तो कितने गज बन गए? 9 गज। तो जहाँ 9 गजा आए तो ये कि जैसे हमारे यहाँ नहीं संत महात्मा टाइप के आदमी होते हैं, ऐसे ये इस्लामिक कल्चर को आगे बढ़ाने वाले एक पीर थे। ऐसा माना जाता है कि जहाँ ये आके बैठे वो इतना पवित्र जगह बन गई कि वहाँ एक्सीडेंट्स नहीं हुए फिर कभी भी। जैसे ये रोड बहुत चलता था, ये रोड आज का नहीं है, GT रोड बहुत पुराना है। ये किसने बनाया था? ये
शेरशाह सूरी से भी पहले कभी ये मौर्यों ने, जो भारत के पहले राजा थे, उस टाइम मोटर गाड़ी नहीं चलती थी, लेकिन कच्चा रोड था, हाथियों पर और घोड़ों पर आया करते थे। तो नौगजा पीर की जहाँ पीर बना दिया गया, बिल्कुल NH 44 के, अगर तुम दिल्ली की तरफ जाओगे अम्बाला से तो इस हाथ में पड़ेगा नौगजा पीर। और अब तो इसके बिल्कुल पास ही पीछे शिवजी का मंदिर भी एक, कहते हैं वो भी प्राचीन मंदिर है, वो भी बढ़िया बना दिया, डेवलप कर दिया। तो यहाँ पे इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म तुम्हें साथ साथ मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता है कि अगर यहाँ घड़ी चढ़ा दी जाए तो आपके मन में जो बात है, मनोकामना है, वो समय पर पूरी हो जाती है। तो लोग यहाँ पे आज भी जाके, जैसे लोग प्रसाद चढ़ाते हैं ना, यहाँ घड़ी चढ़ाने का ट्रेंड है। कौन सी जगह पर? नौगजा पीर पर। हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय भी देती है ये, क्योंकि पीछे शिवजी का मंदिर है और ये नौगजा पीर इराक से चलते चलते अपने यहाँ आ गए थे। तो जब ये बनाई तब तो था अम्बाला, लेकिन फिर आगे जाके बन गया कुरुक्षेत्र। तो अब ये कुरुक्षेत्र में गिनी जाती है, न कि अम्बाला में। यहाँ लिख लो नौगजा पीर के ऊपर KU लिख लो। अब इसकी गिनती कुरुक्षेत्र में है। नौगजा पीर को हम नौगजा कहते हैं, इसका असली नाम था सैयद इब्राहिम बादशाह। लिख लेना इनके पास, सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम, ये नाम था नौगजा पीर का। नौगज तो हाइट के कारण फेमस थे ये। सैयद इब्राहिम बादशाह, 27 फीट लिख लेना, 9 गज 27 फीट एक ही बात है, ये 8 मीटर इनकी हाइट थी। इराक से आए थे ये, यहीं लिख लो मुस्लिम प्लस हिंदू। हिंदुओं का कौन सा मंदिर है पीछे? शिव मंदिर, हिंदुओं का शिव मंदिर। हरियाणा में हिंदुओं के 2 मंदिर ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा है शिव मंदिर और पुराने मंदिर है विष्णु के मंदिर। तो हरियाणा में हिंदुओं के मेनली 2 मंदिर हैं, विष्णु के और शिव के। पुराने कहें तो विष्णु के और ज्यादा कहें तो शिव जी के। चलो आगे देखो, अंबिका देवी मंदिर। फिर कोई जैन मंदिर है, मोस्ट फेमस में टिक कर लेना, गुरुद्वारा मंजी साहिब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, बहुत बहुत बार क्वेश्चन आता है गुरुद्वारा मंजी साहिब का। इसकी खास बात क्या है इस गुरुद्वारे के नाम की? ये 3 जगह है, अम्बाला में, रोहतक में और कैथल में। बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कर देते हैं, कहीं ये छठे गुरु के लिए बना दिया, 10वें गुरु के लिए, कहीं किसी और गुरु के लिए। सिखों के कितने गुरु हुए हैं? 10 ना। तो रोहतक में भी मंजी के नाम पे बना दिया और अम्बाला में तो है ही, और कैथल में भी। ऊपर ये बात लिख लो, लिखो पहला पॉइंट, गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब। बस एक अक्षर आगे पीछे करते हैं, उससे आंसर बदलता है। श्री मंजी साहिब अम्बाला में है ये गुरुद्वारा, श्री मंजी साहिब अम्बाला। इनके पास लिखना छठे और 10वें गुरु के लिए बनाया ये, 10 में से छठे और 10वें गुरु के लिए। तो अम्बाला वाले गुरुद्वारे का नाम क्या है? गुरुद्वारा श्री मंजी। कौन कौन से गुरुओं के लिए है? छठे और 10वें। नेक्स्ट लिखो मंजी साहिब, उसमें श्री मत लगाना। मंजी साहिब रोहतक में है, मंजी साहिब गुरुद्वारा रोहतक, वो कम फेमस है। पहली प्रायोरिटी पर अम्बाला टिक करना अगर मिल जाए तो। तीसरा लिखो, फिर उसका नाम भी मंजी, श्री मंजी साहिब, ये कैथल में। तो मंजी के 3 गुरुद्वारे हो गए मंजी साहिब के। हाँ, श्री अब ये आधी किताबों में नहीं भी लिखा, आधियों में लिखा है। अगर तीनों आ जाएंगे तो फिर बच्चे वही बात है, केस करेंगे, वो अपने आप ही समझदारी से एक ही देंगे जितना मुझे लगता है। अब वो गलती नहीं करेंगे, वैसे भी सरकार की बेइज्जती बहुत बढ़िया वाली हो चुकी है। पहली प्रायोरिटी पर क्या देना? अम्बाला। ये ना मिले तो फिर रोहतक और कैथल में से कोई सा जरूर मिलेगा, इन तीनों में है। ऐसे भी पूछ सकते हैं, एक नाम मान लो लिख देंगे जींद और कहेंगे इनमें से किस में मंजी साहिब का गुरुद्वारा नहीं स्थित है। तो हमें 3 याद रखने हैं, कौन कौन से? अम्बाला, कैथल और रोहतक, इन तीनों में है, बाकी किसी में नहीं है। चलो आगे पढ़ना। इसमें नौगजा पीर हुआ, गुरुद्वारा मंजी साहिब, सेंट पॉल चर्च। ये चर्च किसने बनाया होगा हमारे अम्बाला में? अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज तो अपने क्रिश्चियन थे ना, तो उन्होंने अपने यहाँ चर्च बना दिया, ये टिक कर लो। और वो अम्बाला में क्या करने गए? कैंट एरिया, कैंटोनमेंट तो अंग्रेजों का ही एरिया था पूरा, तो यहाँ सेंट पॉल चर्च। आगे टिक करना। वैज्ञानिक उपकरण, क्या नाम बताया था इसका? साइंस सिटी या साइंटिफिक अपरेटस सिटी। यहाँ साइंटिफिक अपरेटस उपकरण बने थे, तो ये टिक करना। वैज्ञानिक उपकरणों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध होने के कारण अम्बाला को लिख रहे हैं विज्ञान नगरी। विज्ञान नगरी या साइंस सिटी कहना ठीक है इसको? साइंस सिटी 3 है बस, एक कपूरथला में, एक कलकत्ता में और एक अपने यहाँ मंजूरी मिली थी
सोनीपत को, पर एक भी काम अब तक तो हुआ नहीं है। 17 से 23 बीतने वाला है। यहाँ लिख लो विज्ञान नगरी के पास नीचे एरो लगा के लिखो कपूरथला, बंगाल और सोनीपत। कपूरथला, बंगाल और सोनीपत। तो तीसरी बनेगी, दो ही हैं अभी देश में साइंस सिटी। तीसरी सोनीपत में बननी थी, कब से बननी थी? 17, और 17 के बाद आज 23 भी आधा जाने को आ गया, अब तक कोई नामो निशान नहीं है। फिर ये विज्ञान नगरी की जगह क्या कहना चाहिए इसको, अम्बाला को? साइंटिफिक अपरेटस सिटी। अपरेटस मतलब उपकरण, साइंटिफिक उपकरण बनते हैं यहाँ। इसके बाद यहाँ पे 2-3 बातें अपने आप लिखो। लिखो ट्विन सिटी, इसी पैराग्राफ के आसपास लिखना, इसी के बारे में ये ट्विन सिटी। ट्विन मतलब जुड़वा शहर। देश के जुड़वा शहर कौन से हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद, वो देश के हैं, इसमें पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं वो? हैदराबाद किसकी कैपिटल है? हैदराबाद तेलंगाना, इसी के 2 शहर है। और आपके 2 शहर लिख लो, अम्बाला कैंट और अम्बाला सिटी। ट्विन सिटी अपनी लिख लो, अम्बाला कैंट और अम्बाला सिटी। यहीं पे लिखो अम्बाला में आर्मी, कैंटोनमेंट आर्मी का एरिया प्लस एयरफोर्स दोनों हैं। अम्बाला में आर्मी प्लस एयरफोर्स दोनों। एयरफोर्स के तो 2 कैंपस बड़े हैं ना, एक तो अम्बाला और एक सिरसा। आर्मी कैंटोनमेंट एरिया भी कहाँ है? अम्बाला में। तो आर्मी प्लस एयरफोर्स दोनों। आपकी 2 काउंटर मैग्नेट सिटी हम रोज पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी हैं? एक हिसार और एक अम्बाला। यहाँ लिख लो काउंटर मैग्नेट। इसका संबंध मैग्नेट से है या डेवलपमेंट से? ये डेवलपमेंट, भाई दिल्ली की डेवलपमेंट क्या है, यहाँ डेवलपमेंट करेंगे। काउंटर मैग्नेट सिटी, ठीक है। यही मेंशन कर लो अम्बाला कैंट कब बना था ये? 1843 में। पहले कहाँ बना था ये? करनाल। 1841 में। लिखते चलो ये शॉर्ट में, ये सब कभी ना कभी पूछा गया पहले एग्जाम्स में। अम्बाला कैंट बना 1843 में। पहले कैंट था करनाल में 1841 में। फिर वहाँ बारिश आ गई, मच्छर पैदा हो गए, मलेरिया फैल गया, मर गए सैनिक, तब ये उठा के इसको ऊपर ले गए अम्बाला में। अम्बाला की ट्विन सिटी कौन कौन सी हैं? एक तो सिटी और एक कैंट। ये कैंट कब बना? 1843 में। पहले कैंट कहाँ था? करनाल। 1841 में। किसने बनाया ये कैंट? BEIC। तब तक तुमने क्रांति नहीं की थी, उससे पहले की घटना है ये। कौन सी 2 फौज की बड़ी कमान है यहाँ पर? आर्मी और एयरफोर्स। एयरफोर्स की 2 बड़ी कमान कहाँ कहाँ हैं? अम्बाला और सिरसा। दोनों की सीटें किसके लिए है? SC रिजर्व्ड MP की सीटें। चलो इसके बाद यहाँ एक लाइन और लिख लो। लिखो अम्बाला एयर बेस। अम्बाला में जो एयर बेस है ना, जहाँ से ये अपनी लड़ाई झगड़े में, कभी मान लो पाकिस्तान से लड़ाई हो जाए तो सबसे पास का एरिया हमारा अम्बाला की जो हवाई पट्टी जिसका हम इस्तेमाल करते हैं जब कभी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो अम्बाला एयर बेस ये ओल्डेस्ट है और लॉन्गेस्ट है। सबसे पुराना एयर बेस है ये हरियाणा का। लॉन्गेस्ट प्लस ओल्डेस्ट एयर बेस, तो सबसे पुरानी हवाई पट्टी जिसपे से हम लड़ाकू विमान उड़ाते हैं, कहाँ है वो? हरियाणा में, अम्बाला। तो सोचो यहाँ फौज का इलाका अंग्रेजों ने डेवलप किया। आज भी तुम्हारे 2 मेन कैंपस किस किस के? आर्मी और एयरफोर्स, इसी में। तो सबसे पुराना एयरबेस पट्टी अगर पूछे तो अम्बाला की है, ठीक है। इसके बाद यहाँ एक पॉइंट और लिख लो। लिखो डिविजनल हेडक्वार्टर। लास्ट पॉइंट है ये, डिविजनल हेडक्वार्टर किसका? कौन सी रेलवे का? उत्तरी रेलवे का। उत्तरी रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, उत्तरी रेलवे का डिविजनल या मंडल जिसको कह देते हैं, डिविजनल हेडक्वार्टर नॉर्दर्न रेलवे का कहाँ पड़ेगा? हमारे अम्बाला में। अम्बाला का एरिया, अम्बाला कैंट या अम्बाला, डिविजनल हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न रेलवे जोन, ठीक है। अब बताओ देश में सबसे, हरियाणा में सबसे पुरानी एयरबेस की पट्टी कहाँ है? कब बना ये कैंट तुम्हारा? पहले ये कैंट कहाँ था? और हरियाणा का अम्बाला किसके साथ ट्विन सिटी कहलाता है शहर? अम्बाला सिटी और कैंट। 2 जिले बताओ जो काउंटर मैग्नेट में है तुम्हारे, अम्बाला और हिसार। 2 जिले जहाँ MP SC रिजर्व सीटें हैं, अम्बाला और सिरसा, ठीक है। अब आ जाओ अगले पर। अगले का नाम है भिवानी। भिवानी के बारे में पहले बोर्ड पे थोड़ा सा समझ लो। एरिया में नंबर 1 था जब तक क्या नहीं बना था?
चरखी दादरी। थोड़ा सा सुन लोगे ना तो फिर ये बहुत आसान दिखेगा सारा। भिवानी के कई नाम बदले, कई लोग कहते हैं माता भवानी के नाम पर इसका नाम था, फिर इसका बीच में नाम एक बार भियानी, भियाणी, पता नहीं कितने नाम बदल के फाइनली इसकी मान्यता किस नाम की चल रही है? भिवानी। भिवानी जाना जाता है, शांति से सुनना, एक तो बीबीसी जो हम रोज बात करते हैं, भिवानी बॉक्सिंग क्लब, एक यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर टेक्सटाइल का काम, भिवानी टेक्सटाइल मिल। आज़ादी से बहुत पहले 10 साल पहले की बात है, 1937 में यहाँ पे एक मिल लगी, तब ये पंजाब था तो उन्होंने मिल लगाई, पंजाब टेक्सटाइल मिल 1937 में। ये हरियाणा में पहली कपड़े की मिल लगी थी, इससे पहले हरियाणा में कपड़े की मिल नहीं थी, तो ये भिवानी में लगी। तब तक हरियाणा नहीं था लेकिन एरिया तो हमारा ही था। इस मिल को बाद में ग्रासिम, ग्रासिम नाम सुना होगा तुमने, कपड़े का बहुत बड़ा ब्रांड, ग्रासिम वालों ने खरीद लिया, उन्होंने इसमें पैसा लगा दिया। 1964 में, काम तो 54 से चल रहा था पर 64 से ग्रासिम ने इसको पूरी तरह से ओवरटेक कर लिया। 63 में कागजी काम हुआ, बात 54 से चल रही थी, फिर 64 में जाके लिखत पढ़त में ग्रासिम ने इसके ऊपर एक तरह से होल्ड बना लिया। उसके बाद फिर ये लगातार डेवलप करते गए। भिवानी में एक बहुत बड़ा कामकाज तुम्हारा TITS, ये क्या है? टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज। इस पे बाद में पैसा लगा, इस पे पैसा लगाया 1943 में, जबकि टेक्सटाइल वाला पहला काम 1937-38 में कर दिया था पंजाब ये कपड़े की मिल के नाम से। 1943 में घनश्याम दास बिड़ला जिन्हें एक ऐसा संस्थान बनाया जो आज तक चल रहा है। यहाँ आज भी BSc MSc और इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, साइंस का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ के लिए? टेक्सटाइल के लिए, यानी कपड़े के ऊपर यहाँ भी बहुत बड़ा काम है। तो कपड़े के 2 बड़े कामकाज तुमने देखे। BBC का क्या मतलब? जहाँ पैसा होता है ना वहाँ धर्म वाले लोग भी बहुत ज्यादा मिलने लगते हैं, तो यहाँ धर्मार्थ न्यास बहुत मिले, इसलिए उन्होंने क्या बना दिया यहाँ बहुत ज्यादा मंदिर, और इसलिए मंदिरों की अधिकता के कारण क्या बन गया ये बन गया भारत की छोटी काशी। भारत की काशी तो यूपी में है, ये भारत की छोटी काशी बन गया। भिवानी ने हरियाणा के लिए बहुत काम किया, जनसंख्या भी अच्छी लेके बैठा है। आपकी 3 बड़ी जनसंख्या है FHB, यानी फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, 1-1 लाख घटाते जाएंगे। यहाँ 18 लाख आबादी, यहाँ 17, यहाँ 16 लाख। FHB आपके सबसे ज्यादा आबादी लिए हुए शहर हैं, जिसमें भिवानी का एरिया बहुत बड़ा था जब तक कि चरखी दादरी नहीं बना। अब इसका नंबर ले लिया सिरसा ने। तो भिवानी पॉपुलेशन में भी काफी अच्छा था, कपड़े का कामकाज भी अच्छा था, बॉक्सिंग क्लब भी अच्छा था, मंदिर भी बहुत ज्यादा, यूनिवर्सिटीज भी भिवानी में है कई बढ़िया। थोड़ा सा पढ़ते हैं। भिवानी बना है, टिक कर लो, 22 दिसंबर 1972 को। इसके साथ क्या बना था? सोनीपत, और मुख्यालय सेम है। तहसीलें पढ़ लो, भिवानी, भवानी खेड़ा, भिवानी जैसा ही नाम है, भवानी, भवानी खेड़ा, तोशाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और सिवानी। तो भिवानी, सिवानी, भवानी खेड़ा और तोशाम किसके एरिया हैं सारे? ये भिवानी। खंड सिर्फ पढ़ लो, एग्जाम में कैसे आएगा? एक नाम आ जाएगा, जैसे कहते हैं कि तोशाम हिल्स कहाँ स्थित हैं, जिलों के नाम। तो जो पुराने बच्चे उनको पता है तोशाम आते ही हमें क्या टिक करना है? भिवानी। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें याद रखना है कि तोशाम आ जाए तो क्या टिक करके आना है? भिवानी। भवानी खेड़ा आ जाए तो भी भिवानी, सिवानी आ जाए तो भी भिवानी। आगे पढ़ लो, तो इसके खंड है भवानी खेड़ा, भिवानी, तोशाम, सिवानी। जनसंख्या देखो इसकी 16 लाख। यहाँ FHB लिख लो शॉर्ट में। F का मतलब फरीदाबाद, H मतलब हिसार, B मतलब भिवानी। 1-1 घटा देना। 18 लाख सबसे बड़ी थी 10 साल पहले, 11 साल पहले। 18, 17, 16, तो 16 लाख प्लस आबादी है भिवानी की। FHB लिख लो यहाँ। इसके बाद लिंगानुपात पढ़ लो, ठीक ठाक सा है। साक्षरता बिल्कुल उतनी है जितने पूरे हरियाणा की, जबकि अम्बाला की साक्षरता हरियाणा से ज्यादा थी। हरियाणा की 75 है ना, उसकी कितनी थी? 81, बहुत ज्यादा था पढ़ा लिखा। जनघनत्व इसका उतना ज्यादा नहीं है, कम ही है। भिवानी का पूरा नाम था भानी ग्राम, पहले जो भियानी, भियानी, भिवानी आदि होते होते फाइनली क्या हो गया? भिवानी।
इसका वर्णन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट किताब आईने अकबरी। अब ध्यान से शांति से सुनो। अकबर अनपढ़ था, अकबर बहुत काबिल था लेकिन अनपढ़ था। अकबर अपनी किताब इसीलिए नहीं लिख पाया क्योंकि उसको लिखना पढ़ना आता ही नहीं था। तो उसका काम किया दो भाइयों ने, जिसमें से एक का नाम था फैजी, एक का नाम था अबुल फजल। इन्होंने लिखी थी आईने अकबरी। अकबरनामा का पार्ट है आईने अकबरी। तो उसमें हमारे हरियाणा के किस जिले का जिक्र भी आया? भिवानी। ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि भिवानी अकबर के टाइम में इतना इंपॉर्टेंट शहर था कि अकबर की किताब जिसमें अकबर के बारे में लिखा गया उसमें हरियाणा के भिवानी शहर का जिक्र आया। कारण खूब अच्छा एरिया था, आसपास से खूब टैक्स उठाते होंगे और जहाँ से पैसा लेंगे उसका नाम भी लिखेंगे। तो भिवानी का नाम किस किताब में आया है? अकबर की आईने अकबरी में। ये इंपॉर्टेंट बात है, टिक कर लो इसको, आईने अकबरी, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो। आगे पढ़ो। भिवानी के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? रेड रॉबिन। हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने पता है क्या किया? हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 22 के 22 जिलों में सरकारी रेस्टोरेंट्स खोल दिए और इस जगह जाके आप घूमें फिरें, यहाँ खाएं पिएं, यहाँ खाना वाना सस्ता भी बहुत है। इन सबको नाम दिया किसी ना किसी पक्षी के नाम पर। हमारे हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट, जो हरियाणा सरकार जिसको चलाती है, उसके सिंबल में भी आपको मोर नजर आएगा। जो हरियाणा टूरिज्म का डिपार्टमेंट का लोगो है ना, उसमें आपको दिखेगा एक मोर बैठा हुआ है। तो मोर एक पक्षी है, इसलिए हरियाणा गवर्नमेंट जितने अपने खुद के रेस्टोरेंट्स रन करती है उन सब में आपको देखना नाम पक्षियों का मिलेगा। उसी सीरीज में ये रेड रॉबिन, रॉबिन पक्षी होता है एक। डेरंगो तोशाम के 5 तीर्थ हैं बहुत फेमस। तोशाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पीर मुबारक शाह की दरगाह, ये घूमने की जगह है। यहाँ इस नगर को हरियाणा की काशी भी कहा जाता है। क्यों काशी है ये? मंदिर ज्यादा। लिख लो यहाँ मंदिर ज्यादा। 2-3 पॉइंट तुम ऐड करो अपने आप। यहाँ लिखो ग्रासिम टेक्सटाइल मिल, यही मेंशन कर लो। नीचे ऊपर बहुत सारी जगह कहीं भी लिख लो ग्रासिम टेक्सटाइल मिल। कौन सा सन लिखोगे इसके पास? 1937 / 3 सन लिखोगे, लिखते चलो। 1937 / 1954, फिर 1964। 1937 में काम शुरू हुआ, फिर ये बेच दी गई। जब ये बनी तो किस नाम से बनी? पंजाब कॉटन मिल। फिर नाम पड़ा ग्रासिम ने रखा, ग्रासिम टेक्सटाइल मिल। 1954 से 64 के बीच में, ठीक है। और इसका नाम क्या किया ग्रासिम ने? फिर भिवानी टेक्सटाइल मिल। लिख लो ये, ग्रासिम ने लेके इसका नाम कर दिया भिवानी टेक्सटाइल मिल। पहले थी ये पंजाब कॉटन मिल, फिर भिवानी टेक्सटाइल मिल बन गई। तो पूछे फर्स्ट टेक्सटाइल मिल बताओ, कपड़े की मिल हरियाणा में कहाँ लगी? भिवानी। पहले किस सन में लगी थी ये? 1937 में। फिर इसके ऊपर किसने इस पे पैसा लगाया? ग्रासिम। ग्रासिम ने इसका नाम बदल के क्या किया? भिवानी टेक्सटाइल मिल। तो बीबीसी भी यहाँ लिख लो सेकेंड पॉइंट में, बीबीसी, भिवानी बॉक्सिंग क्लब, भिवानी बॉक्सिंग क्लब, ठीक है। आगे फिर खेल में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ TITS, इसको उसमें लिखना कैपिटल में, ऐसे लिख देते हैं द TITS, द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेस। 1943 लिख लो, GD बिड़ला ने बनाया था ये पैसा लगा के आज़ादी से पहले कि यहाँ पढ़ाई हो जाएगी, यहाँ रिसर्च कर लेंगे पढ़ाई करके। TITS बिड़ला ग्रुप ने 1943 में। और भिवानी से ना बड़ी बात है, तुम्हारे 3 CM भी निकले हैं, यहीं लिख लो 3 CM। सब जानते हैं बंसीलाल, पहला लिखो बंसीलाल, उनके बाद बनारसी दास गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता और हुकुम सिंह। 3 CM निकले हमारे भिवानी से। भिवानी में कपड़े के 2 बड़े कामकाज, एक कौन सा? ग्रासिम वालों का और एक बिड़ला ग्रुप का। ग्रासिम वालों ने कौन सा ले लिया था? जो पहले क्या था? पंजाब टेक्सटाइल। कब बना था वो? 1937। उसके कुछ साल बाद ही बिड़ला ने कहाँ बना दिया था? भिवानी में। किस नाम से? TITS के नाम से। हुकुम सिंह, बनारसी दास गुप्ता, बंसीलाल और हुकुम सिंह। CM फिर डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो इन सबके नाम दोबारा आएंगे, पर लिख लेना यहाँ ताकि याद रह जाए, ठीक है। हमने कई पॉइंट नए जोड़े हैं। TITS कब बना? और ग्रासिम से पहले कब बनी थी वो कंपनी? कब लगी थी? 37। तब किसके नाम से थी? पंजाब। ग्रासिम ने नाम क्या कर दिया? भिवानी टेक्सटाइल मिल। ये हरियाणा की पहली टेक्सटाइल की मिल थी, क्योंकि TITS इसके बाद काम शुरू हुआ। पढ़ाई का काम है TITS में, कपड़े का काम नहीं है वहाँ।
इसके बाद आ जाओ अगले पर, चरखी दादरी। सी से ए और बी पढ़ लिए ना, अब है चरखी दादरी। इसको बोर्ड पे देखो, कुछ खास नहीं है, तुम्हारे बिल्कुल सामने बना है। जो मेन पॉइंट निकलेंगे, कौन सी डेट याद रखनी है? 1 दिसंबर 2016। किस में से कट के अलग हुआ है? बहुत लोग कहते हैं कि इसको बसाया था पृथ्वीराज चौहान के बेटे बिल्व राज चौहान ने। कुछ लोग कहते हैं इसका दादरी नाम पड़ा, दादुर, दादुर मतलब मेंढक, कि यहाँ कोई झील थी जिसमें मेंढक बहुत ज्यादा थे तो इसका नाम पड़ गया दादरी। चरखी दादरी अभी अभी बना है, यहाँ पे सीटें बहुत कम हैं। अभी तो खैर इलेक्शन हुए ही नहीं इसके बनने के बाद, तो नहीं 19 वाले हो गए थे ना, 16 में बना था। अब देश के इलेक्शन 2024 में जब होंगे, इसकी एमपी सीट पे कोई असर नहीं आना, क्योंकि एमपी सीटें जिलों से प्रभावित नहीं होती। राज्य की एमएलए की सीट सबसे कम 2 जगह हैं, या तो पंचकुला में सिर्फ 2 एमएलए बनते हैं, या फिर चरखी दादरी में भी कितने, 2 एमएलए, 4। तो सबसे कम सीटों वाला जिला पहले सिर्फ एक था, अब 2 सबसे कम सीटों वाले जिले तुम्हारे बन गए, पंचकुला और दादरी। ज्यादा सीटों वाले जिले तुम्हारे हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद में 7 सीटें हैं, तो ये सीटें डिवाइडेड है। सबसे कम में पहले अकेला एक आता था पंचकुला, अब चरखी दादरी उसी का साथी बन गया। चरखी दादरी रोहतक का भी साथी बन गया, जिसमें सीमा न टच होने वाला पहले इकलौता था ना वो, अब ये दूसरा बन गया। चरखी दादरी में कहते हैं हनुमान जी का एक मंदिर है कोई, इमलोटा गांव, ये फेमस है, इमलोटा गांव में हनुमान का मंदिर। बाकी बहुत बड़ा कुछ ऐसा है नहीं। सीमेंट फैक्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लो। बहुत पहले सीमेंट फैक्ट्री लगाई थी एक बड़े अमीर परिवार ने। हाँ, सीमेंट फैक्ट्री, एक आदमी था जिसका नाम था, ग्रुप था पूरा ये, इस ग्रुप का नाम था डालमिया। उस आदमी का नाम था रामकृष्ण डालमिया। उस जमाने में सब कुछ खाली पड़ा था, कहीं भी जमीनें लो, खरीदो, पैसा है और वहाँ फैक्ट्री लगा दो। आज बहुत सारे पचड़े हैं परमिशंस के, तब ऐसा नहीं था। तब तो फैक्ट्री लगाने के लिए मतलब कोई बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी। डालमिया ग्रुप की पूरे देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़े बड़े बिजनेस थे। इन्होंने हरियाणा के आज के चरखी दादरी, तब के भिवानी में इन्होंने एक फैक्ट्री लगाई कि हम सीमेंट फैक्ट्री लगाएंगे। सीमेंट तुम जानते हो आज भी कीमती है, तब फैक्ट्री लगाना किसी नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं थी। तो जैसे ही इन्होंने फैक्ट्री लगाई तो वहां के लोगों को काम धंधा मिल गया। भाई वर्कर तो बहुत सारे चाहिए ना, कितने लोगों को काम धंधा मिला इस फैक्ट्री के लगने से। सब कुछ ठीक चला, बहुत बढ़िया चल रहा था। ये फैक्ट्री आज़ादी से पहले 1939 में, तो देखो भिवानी के आसपास कितना काम हुआ, 37 में, 39 में, 43 में। तभी तो एरिया डेवलप करते हैं जब कामकाज होता है। 39 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इस आदमी ने पैसा लगा के फैक्ट्री लगा दी। आज ये चरखी दादरी में है। ये फैक्ट्री बहुत बढ़िया चल रही थी, दुनिया को बहुत काम मिला। लेकिन फिर कुछ डिस्प्यूट हो गए मालिक में और जो ये वर्कर्स थे, यानी जो मजदूर थे, वर्कर्स थे, इनमें और जो मालिक थे इनमें किसी बात को लेके। ज्यादातर बात होती है पैसे बढ़ा दो। वो कहता है मैं प्रॉफिट कम क्यों करूं, मजदूर कहते हैं जी हमारा भी थोड़ा पैसा बढ़ाओ, हम यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं। ये डिस्प्यूट इतना बढ़ गया कि मालिक ने सोच लिया कि मेरा पैसा डूबता और डूबे, मैं फैक्ट्री चलाऊंगा ही नहीं। मालिक के तो हाथ की बात है भैया, वो तो 10 जगह से और कमा रहा है, 10 में से एक फैक्ट्री बंद होगी, उसको कुछ नहीं बिगड़ना। लेकिन ये मजदूर जिनकी रोजी रोटी पिछले लंबे समय से इस फैक्ट्री से चल रही है, इनका सब तबाह हो जाएगा। मजदूर मालिक के ऊपर दबाव बना रहे हैं, पैसे बढ़ा दो। मालिक ने कुछ कोशिश की कि ना बढ़ाने पड़े, लेकिन जब बात सिर से गुजरी तो मालिक ने कह दिया मैं फैक्ट्री पे ताला लगाऊंगा। ताला लगाना कहना बड़ा आसान है, उसके लिए आसान भी था क्योंकि उसका खानदान बहुत अमीर था। अंबानी एक फैक्ट्री बंद कर दे तो अंबानी का कुछ नहीं बिगड़ना, लेकिन अंबानी की उस फैक्ट्री में अगर 10-20 हज़ार आदमी काम करते हैं तो उनकी तो नौकरी गई ना, वो रोजी रोटी कहाँ से लाएंगे। तो ये सब मुद्दा इतना बढ़ गया कि इसमें भारत सरकार को आना पड़ा। भारत सरकार, अब ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट किसी आदमी पे तुम दबाव थोड़ी ना दे सकते हो। उसने किसी के पैसे नहीं ले रखे, वो कह रहा है हमें नहीं चलाना, हम तो बंद करेंगे, हमें सिर दर्द करते हैं। ये मालिक ने अपनी बात अपनी जगह सही कही, लेकिन मजदूर फिर पहुंच गए कि हम कहां से रोजी रोटी खाएंगे। और ये मुद्दा इतना गर्मा गया कि भारत सरकार इंदिरा गांधी तक पहुंच गया। इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है मालिक से हम खरीद लेते हैं, लेकिन ये डिस्प्यूट जाते जाते कोर्ट तक पहुंच गया। इंदिरा गांधी की सरकार ने इसको खरीद भी लिया, मालिक को पैसे दे दिए कि भाई तू जा, तुझे पैसे दे दिए, अब ये प्रॉपर्टी भारत सरकार की है। सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार का वो उद्यम जो सीमेंट को
सारे सिस्टम को देखता है। इसने इसको खरीद लिया, लेकिन वो आज तक बंद पड़ी है, आज तक भी ये खुली नहीं है। तो इतना पैसा सरकार का भी वेस्ट ही गया। इससे बढ़िया तो रामकृष्ण डालमिया के परिवार का पैसा वेस्ट जाता। वो तो एक प्राइवेट पब्लिक अपनी प्रॉपर्टी बना के बैठा था। सरकार ने पैसा भी लगाया और कितने लंबे समय से ये बंद पड़ी है, पिछले 30-40 साल के आसपास का टाइम हो गया, 80s की स्टार्टिंग की बात है। तालेबंदी के चलते चरखी दादरी का जो कामकाज इतना बढ़िया ग्रो कर रहा था वो सब ठप पड़ गया। तो ये खास बात थी चरखी दादरी की फैक्ट्री को लेकर। पहले ये भिवानी में थी। जल्दी से पढ़ेंगे। चरखी दादरी स्थापना 1 दिसंबर 2016 और ऑफिशियली इसको 16 नवंबर को। मुख्यालय सेम होगा, तहसील इसकी दादरी और बाढ़ड़ा। चरखी दादरी के पर्यटन स्थल पढ़ लो। रेस्ट हाउस मंदिर है, हनुमान मंदिर डबल टिक कर लो, इमलोटा गांव लिख लो। यहाँ कहते हैं मेला लगता है बहुत बड़ा, इमलोटा गांव। रंगीला हनुमान मंदिर है, कपूरी की पहाड़ी है, इसको संत स्थली कहते हैं। कहीं कहीं इसी को करपुरी भी लिख देते हैं, करपुरी, कहीं पेपर में यही आ जाए, करपुरी की पहाड़ी। कपूरी की पहाड़ी ही करपुरी की पहाड़ी कहलाती है, संत स्थली कहलाती है। आगे पढ़ो। इस नगर को कहते हैं पृथ्वीराज चौहान के छोटे बेटे बिल्वराज चौहान ने बसाया। चरखी दादरी का प्रमुख उद्योग क्या था? सीमेंट उद्योग। कब लगाया था ये सीमेंट उद्योग? 1938-39, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से याद करना। 38 में कामकाज शुरू हो गया था, पर फैक्ट्री बनने में और इन सब में कई साल लग जाते हैं, तो यहाँ लिख लो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से याद रखना। 1938-39 ऑब्लिक में कर लो, ठीक है। जर्मनी से इंजीनियर्स आए थे उस जमाने में, कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब डालमिया पैसे वाले आदमी थे, लिख लो जर्मनी का सहयोग, जर्मनी का सहयोग। फिर किसने खरीद ली ये? इंदिरा ने नहीं खरीदी ये भारत सरकार के सीसीआई ने। इंदिरा तो पीएम थी, लिखो यहाँ सीसीआई, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम था सीमेंट के लिए काम करने वाला, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने ले ली ये 1981 में। ताला लग गया था 80 में, 80 से डिस्प्यूट था, फिर सरकार ने अगले साल खरीदी जब डिस्प्यूट रुका ही नहीं। 80 में ताला लग गया, तो कितने साल हो गए? 42 साल हो गए इसको बंद हुए, 43 साल। नेक्स्ट पे आ जाओ, फरीदाबाद। फरीदाबाद बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। कौन से नंबर का जिला था? फरीदाबाद को एक आदमी था शेख फरीद, शांति से सुनना फिर ये आसान दिखेगा पढ़ते टाइम। एक आदमी जिसका नाम क्या है? शेख फरीद। कहते हैं इसके नाम पर बसाया गया था फरीदाबाद, फरीद के नाम पर। जो आज शहर है ये हमारे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था डेवलप कर लो, जब रेफ्यूजी भाग आए थे। कहाँ से? पाकिस्तान के पंजाब से। हम पंजाब थे तो पंजाब के दक्षिणी हिस्से को कहा रेफ्यूजीज को बसा देंगे, जिसके चलते फरीदाबाद को डेवलप किया गया। किन लोगों को बसाने के लिए? रेफ्यूजी। और इसके चक्कर में यहाँ क्या लगाए गए? बहुत ज्यादा उद्योग धंधे, आपके भारी भरकम उद्योग धंधे, जिसमें ट्रैक्टर निर्माण, जेसीबी का निर्माण, जो बहुत भारी भरकम इंडस्ट्री होती है यहाँ, एस्कॉर्ट्स, ट्रैक्टर और ये सारा कामकाज मेनली किस शहर में किया गया है? फरीदाबाद। फरीदाबाद का एरिया सबसे छोटा है जिले में, लेकिन अगर कहें शहर तो सबसे बड़ा है, बहुत बहुत घना बसा है। यहाँ की आबादी कितने लाख प्लस थी? 18 लाख। 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एरिया लेके बैठा है 743 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ हैं और उन पहाड़ियों में जब बारिश होती है तो वहाँ एक झील डेवलप की गई थी फरीदाबाद में, जिसका नाम है बड़कल झील। इसका टारगेट बताते हैं 1947 में आसपास के एरिया में पानी की कमी थी, तो सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो जाए, इसके लिए इस झील को डेवलप किया गया। कौन सी झील को? बड़कल झील को। बड़कल झील 1947 से इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ। अलग हुए, पेट भरना था क्योंकि भूखे मरने के आसार थे, तुरंत से इस झील पे काम कर दिया। लोगों को नौकरी मिल जाए इसलिए उद्योग धंधे लगा दिए, लोग आके जल्दी जल्दी बसने लगे। शहर छोटा था, आबादी बड़ी हो गई, फिर शहर का बाउंड्री बढ़ा के शहर बड़ा कर दिया, लेकिन जिला आज भी क्या है? ये सबसे छोटा। ये कुछ खास बातें हैं। घूमने फिरने की कई साइट्स हैं फरीदाबाद में, और फरीदाबाद अपने आप में हरियाणा में जब तक गुड़गांव डेवलप नहीं हुआ तब फरीदाबाद ही अपने हरियाणा की शान हुआ करता था उद्योग धंधों के कारण। जल्दी से पढ़ेंगे फरीदाबाद। स्थापना इसकी 2 नवंबर लिखा है, यहाँ लिख लो 15 अगस्त। 15 अगस्त लिखिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 15 अगस्त मेरी एक्चुअली पुरानी बुक है, 1979। कौन से नंबर का जिला था ये? 12वां।
इसके बाद एक ब्रेक आया था, कितने साल का? 10 साल। कब से कब तक का ब्रेक था? 1979 से 89। आगे पढ़ो। क्षेत्रफल 741 लिखा है, एक्चुअल में ये 742.9 है। अगर तुम इसको विकिपीडिया पे सर्च करो, लिख लो यहाँ 742.9 स्क्वायर किलोमीटर, इसीलिए 743 कह देते हैं। 742.9 स्क्वायर किलोमीटर। मुख्यालय सेम है सबके, तो इसका भी सेम है। तहसीलें पढ़ लो, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बड़खल। बड़खल क्यों डेवलप की गई झील? 1947 में सिंचाई के लिए। यहाँ लिख लो इसके ऊपर, झील 1947 सिंचाई। ये बहुत ज्यादा बार आ चुका क्वेश्चन। खंड पढ़ लो, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, तिगांव। तिगांव तो हम पढ़ के आए थे ना, अमर शहीदों का गांव। लिख लो यहाँ, शहीदों का गांव। इसके बाद आबादी देखो इसकी, कितने लाख से ज्यादा? 18 लाख। लिखो सर्वाधिक, सबसे ज्यादा आबादी इसी की है। लिंगानुपात इसका एवरेज से थोड़ा सा हेरफेर में ही है। साक्षरता इसकी अच्छी है, 81 टिक कर लो, एवरेज से ज्यादा। जनघनत्व सबसे ज्यादा, लिख लो सबसे ज्यादा, 2442 लिखा है, सर्वाधिक लिख लेना। आबादी ज्यादा, घनत्व ज्यादा, शहर बड़ा, जिला छोटा, उद्योग बहुत ज्यादा। बड़खल झील सिंचाई के लिए 1947। पर्यटन स्थल पे आ जाओ, ये अगली लाइन पढ़ लो। फरीदाबाद शहर 1607 में जहांगीर। जहांगीर राजा कब बना था? 1605 में। कौन मर गया था? अकबर। और फिर ये 1627 तक था। इस बीच में ही ये शेख फरीद नाम का आदमी बसाएगा फरीदाबाद। तो ये टिक कर लो, किसका आदमी था ये? जहांगीर के, अंडरलाइन करना, जहांगीर के कोषाधिकारी, पैसे का अधिकारी, शेख फरीद द्वारा बसाया गया। यहाँ लिख लो पाकिस्तानी रेफ्यूजी, हमने बसाया था रेफ्यूजीज के लिए। अब वो फरीद तो 1600 का आदमी था, वो तो बसा के मर गया था। पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, ठीक है। तो रेफ्यूजी रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट था, पूरा नाम सुन लो, पाकिस्तानी रेफ्यूजी रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट। कब आया था ये? 1947 से 50, जब वो भाग के आ रहे थे यहाँ। 1950 लिख लो यहाँ। 50 में हमने फिर प्रॉपर तरीके से काम किया उनके लिए। 47 में झील बना दी सिंचाई के लिए, 50 में इनके लिए प्रॉपर काम किया। ठीक है, आगे पढ़ो। पर्यटन स्थल कहाँ का है? बड़कल झील। बड़कल झील तुमने बनाई है, प्राकृतिक है तो नेचुरल। किन पहाड़ियों के बीच में है? अरावली। लेकिन उसको प्रॉपर डेवलप किया हमने बाद में, वो नेचुरल झील थी। लिख लो यहाँ प्राकृतिक। तुमने डेवलप किस टारगेट को लेके किया? सिंचाई का पानी। तो थोड़ा सा उसका चारों तरफ का एरिया साफ कर दिया, उसकी गहराई के ऊपर काम कर दिया, ऐसा किया। प्राकृतिक है। यहाँ सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। अरावली गोल्फ मैदान, इसको थोड़ा सा सुन लो। गोल्फ जो गेम है, ये अमीरों का या गरीबों का? बहुत ज़्यादा अमीरों का। गोल्फ कोर्स में ना, जैसे टिकट्स जो साल भर के इनके बनते हैं, वो कई कई लाख की बनती हैं, क्योंकि नॉर्मल आदमी का गेम नहीं है। हरियाणा में सबसे पहले जो गोल्फ कोर्स बना था, जहाँ पे ये खेलने की सुविधा थी, ये अरावली में बना, अरावली के एरिया में। और ये गोल्फ कोर्स 75 एकड़ में फैला है। 1 एकड़ मतलब 1 किला, 5 बीघे जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में। तो 75 एकड़ में पूरा एरिया। अब इससे ये अंदाजा लगाओ कि यहाँ खेती नहीं हो सकती होगी। जहाँ खेती नहीं है, जमीन बंजर है, वहीं इस तरह की चीजें करेंगे। इसको डिजाइन करने के लिए इंडिया में कोई था ही नहीं, क्योंकि हम कभी ये गोल्फ वोल्फ नहीं खेले। तो हमने बाहर से आदमी बुलाए, विदेश से आदमी आए। सबसे पहले गोल्फ कोर्स की बिल्डिंग बनाई यहाँ पे, इस एरिया में बिल्डिंग, और फिर यहाँ पूरा ये मैदान डेवलप किया। कोर्स तो बी पहले बना, फिर सी आता है। तो बिल्डिंग पहले बनी, फिर कोर्स बना। विदेशियों ने आके इसके ऊपर काम किया था। पहले जो आदमी आया था उसका नाम था स्टेन, और जो बाद में आया उसका नाम था की। ये बन गया, ठीक ठाक सब चल रहा था। बाद में इसको हरियाणा के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कहा, भाई मैं इसका खर्चा मेंटेन करूंगा, ये मेरे अंडर काम करेगा। 1988 में, जब आपके ये 4 जिले बनने से पहले, आपकी हरियाणा सरकार ने कहा हम इसको टूरिज्म को ट्रांसफर कर देंगे, और इसका रख रखाव खर्चा बहुत ज्यादा है, कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर पाएगा, हम करेंगे। 1988 में हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, जिसका सिंबल मैंने आपको बताया वो मोर है, इसने ले लिया वो। और फिर इसने कहा भाई इसको दोबारा से काम करना पड़ेगा, कोर्स खराब हो गया था जो मैदान था। तो उसने वापस से की को बुलाया और फिर कहा कि दोबारा से हम पैसा इस पे लगाना चाहते हैं, थोड़ा सा डेवलपमेंट कर दो इसका। तो ये फेमस गोल्फ कोर्स बन गया। जब ये बना तब तो अलग अलग ऐसे चीजें थी नहीं, लेकिन अगर आज कहेंगे तो आज ये मेनली किस जिले में गिना जाता है? नाम क्या है इसका?
अरावली गोल्फ कोर्स, विदेशी आदमी आए हैं, दोनों बिल्डिंग बनाने भी और कोर्स डेवलप करने भी। कितने एकड़ में फैला बताया मैंने ये? 75 में। जल्दी से इसके पर्यटन स्थल में पहला पढ़ लो, अरावली गोल्फ मैदान। डबचिक पलवल को क्रॉस कर दो, यहाँ नहीं है, पलवल तो जिला ही अलग है। अब डबचिक, होडल, पलवल ये सब अलग जगह जाएंगे, डबचिक को क्रॉस कर दो। सूरज कुंड का नहीं है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। सूरज कुंड का बहुत बड़ा फेमस मेला आप सबने सुना है, क्राफ्ट का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? ये फरीदाबाद। पहली बार कब लगा था? 1987 में, लिख लो यहाँ। पहला मेला लगा था 1987। इसको डिटेल से अलग से पढ़ेंगे सूरज कुंड को, बस यहाँ 1987 लिख लो। आगे पढ़ो, मैगपाई, सती का स्थान पलवल अगर हो तो क्रॉस कर देना, पंचवटी मंदिर हो तो क्रॉस कर देना, पलवल वाले मत करना। राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर? बल्लभगढ़। नाहर सिंह बहुत 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 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लड़ने में हरियाणा के नाहर सिंह ने बहुत बहुत जम के लड़ाई की थी, तो उनके नाम का किला है। फरीदाबाद जिले में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। यहाँ लिख लिया 47 बड़कल झील वाला पॉइंट, ठीक है, सिंचाई के लिए। बस अब ये इसका लास्ट, अगले पेज पे आ जाओ, इसको खत्म कर लेते हैं, फिर आगे बाद में पढ़ेंगे। 2 पेजेस के आगे देखो, फरीदाबाद में सेरा सैनिटरी वेयर, सैनिटरी पता होंगे ना, बाथरूम के, वॉशरूम के जितनी चीजें होती हैं इनको बोलते हैं सैनिटरी वेयर। सेरा कंपनी, बहुत बार देखना वॉश बेसिन्स के ऊपर ऐसे लिखा होता है, ये कौन सी कंपनी है? सेरा। सेरा के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हरियाणा में कहाँ बनाए जाते हैं? फरीदाबाद। ये बाथरूम, वॉशरूम में जितनी चीज़ें लगती हैं वो किसी न किसी कंपनी की होती हैं, तो हरियाणा में सेरा कंपनी का कामकाज है बाथरूम या वॉशरूम की सैनिटरी वेयर बनाने का। तो पेपर में आ जाएगा सेरा सैनिटरी वेयर हरियाणा में कहाँ स्थित है, तो क्या टिक करोगे? फरीदाबाद। ये इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसी बातें। एस्कॉर्ट लिमिटेड, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर बनाता है, यानी कितना भारी भरकम काम है फरीदाबाद में। आयसर लिमिटेड, ये भी ट्रैक्टर्स में बहुत बड़ा काम। जेसीबी इंडिया लिमिटेड, तो कितनी भारी भरकम चीजें हैं। बाटा इंडिया, बाटा क्या बनाता है? जूते, जूते चप्पल ना, बाटा। जैसे लिबर्टी कहाँ था? करनाल, ऐसे बाटा कहाँ है? भारी भरकम उद्योग धंधे, ट्रैक्टर, जेसीबी, सेरा सैनिटरी, ये कहाँ है? फरीदाबाद। इसलिए तो काम धंधे ज्यादा है, तो पॉपुलेशन कितनी लेके बैठे हैं? 18 लाख, इसलिए लोग गए क्योंकि यहाँ काम था। लिमिटेड आदि उद्योग। इसके बाद यहाँ अपने आप लिख लो, मेहंदी, हरियाणा में सबसे ज्यादा मेहंदी या हिना, मेहंदी जो झाड़ी सी नहीं होती इसकी, इस पे लगती है मेहंदी, ये यहीं पर है। हरियाणा के फरीदाबाद का मेहंदी का कामकाज बहुत फेमस है। राजस्थान साइड है मेहंदी का ज्यादा वो, तो अपने यहाँ फरीदाबाद में हिना या मेहंदी। ठीक है, आगे पढ़ो। फरीदाबाद राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, इसको टिक कर लो। कितने लाख प्लस बताइए? 3 बताना जनसंख्या वाले। FHB, बी मतलब भिवानी में कौन सी वो कपड़े की मिल थी पहले? पहले पंजाब टेक्सटाइल मिल। किसने खरीद ली थी? ग्रासिम ने। कौन से सन में लगी थी पंजाब में? 37। फिर इस ग्रासिम ने 54 से काम किया, 64 में जाके इसके कामकाज पूरे हुए। आज उसका नाम क्या है? भिवानी टेक्सटाइल मिल। किस कंपनी ने ली थी वो? ग्रासिम ने। जब ये पंजाब टेक्सटाइल मिल बन रही थी उस टाइम पर 43 में भिवानी में क्या लगा दिया था? TITS, इसका मतलब टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टेक्सटाइल पे काम करने वाला। किसने लगाया, किसने पैसा दिया था? GD बिरला ने। और पंजाब वाली मिल में पैसा लगाया था ग्रासिम ने। चलो ये टिक कर लो। सर्वाधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक जन घनत्व है। कितना जन घनत्व है इनका? 2442। इनके ऊपर लिखते चलना, बाद में याद नहीं आएंगे। वहाँ 18 लाख लिख लो, यहाँ 2442। और नगरीय जन घनत्व भी ज्यादा और सर्वाधिक उद्योगों वाला। क्यों इतने उद्योग लगाए तुमने? ये रेफ्यूजी बसाने थे हमें। कहाँ से भाग आए थे ये? पाकिस्तान से। इसीलिए अब क्या करते, उनकी भी गलती नहीं है, उनको वहां से भागना पड़ा जान बचाने के लिए। फरीदाबाद के गांव तिगांव को, इसको डबल टिक कर लो, अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। जब ये 5 पांडव थे, सबको पता है इनका युद्ध क्यों हुआ था, क्या कह रहे थे ये, हमें क्या कर दो? 5 गांव दे दो। 5 गांव में तिलपत मांगा था एक गांव, वो फरीदाबाद का ही हिस्सा था। यहाँ लिख लो तिलपत, जैसे सोनीपत, पानीपत, तिलपत, बागपत, यही तो थे इसके सारे। और इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली था, लिखो तिलपत। तिलपत फरीदाबाद के पास, ये पांडवों ने मांगा था, ये तिलपत भी फरीदाबाद के पास पड़ता है, जो पांडवों के 5 मांगे गए गांव में से था। 5 गांव थे ना, स्वर्णप्रस्थ,
और इंद्रप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ तो सोनीपत, इंद्रप्रस्थ दिल्ली, तिलपत ये फरीदाबाद, बागपत ये यूपी और पानीपत, पर्णपत जिसको कहते हैं ये अपना पानीपत। तो ये 5 गांव, यानी दिल्ली, हरियाणा के 2 बड़े जिले और यूपी का और हरियाणा का तीसरा फरीदाबाद भी, ये 5 गांव मांगे थे इन 5 भाइयों ने। कुरुक्षेत्र की पूरी एरिया के समेत इसको भी तब ऐड किया जाता था। ठीक है, चलो बाकी पढ़ेंगे आगे।